होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। चलिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को अपना कंटिन्यू करते हैं जहां से कल हमने छोड़ा था, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ा थे, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हमने कौन कौन से एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसका काम क्या होता है, कैंची का काम होता है। पॉलीमरेज एंजाइम, जो जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तब फंक्शन करता है। फिर हमने पढ़ा था लाइगेस, लाइगेस का काम क्या होता है, ग्लू का काम होता है, जोड़ देता है डीएनए को। वेक्टर, जिसमें हम लोग डिजायर्ड डीएनए डाल के उसको होस्ट के अंदर डाल देते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आएगा या जिससे हम अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा था, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी। हमें पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके होता है, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है उसमें स्टिकी एंड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, एंडोन्यूक्लियस में स्टिकी एंड्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, दोनों तरफ से सेम स्पेलिंग आएगी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने पढ़ा था सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। इसके लिए हमने कौन सी टेक्निक का यूज किया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर हमने कौन सी जेल ली थी, अगरोस जेल। इसमें क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, एनोड और कैथोड। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज होता है हम उसे नेगेटिवली चार्ज कैथोड वाले एंड पे प्लेस कर देते हैं। तो जितना छोटा डीएनए होगा वो उतनी आगे जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से उसको इथिडियम ब्रोमाइड में उसको स्टेन कर देते हैं और फिर उसको उसके ऊपर यूवी रेडिएशन डालते हैं, जिसकी वजह से हमें डीएनए विजिबल होने लग जाता है। फिर हम उसे काट देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर्स पढ़ा था। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, डीएनए जो बार बार डिवाइड करता जाए। तो बार बार जब डिवाइड कर रहा है तो अपने जैसे काफी सारे क्लोन बना रहा है, तो हमने उसे कहा क्लोनिंग वेक्टर। तो कॉपी नंबर क्या होता है, कॉपी नंबर एक डीएनए अपने से ऐसे और कितने डीएनए को जन्म देगा, उसको हम कहते हैं क्या, कॉपी नंबर। जिसका जितना ज्यादा कॉपी नंबर होगा वो उतना ज्यादा डीएनए बनाएगा और उतने ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। अच्छा, कॉपी नंबर डिपेंड किस पे करता है, और ओरी पे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर हमें पहचानने में मदद करता है कौन है ट्रांसफॉर्मेंट और कौन है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जब कोई भी सेल अपने अंदर डीएनए को ले लेता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जिसके अंदर ये प्रोसेस हुआ हो वो होगा ट्रांसफॉर्मेंट और जिसके अंदर नहीं हुआ वो होगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स कौन सी होती है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। हमने PBR322 का एग्जाम्पल लिया था। अगर हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे अपना डिजायर्ड जीन लगा देंगे तो वो अपना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खो देगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी, लेकिन उससे पहले ये एक स्लाइड है, इसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले हमारे पास PBR322 है। हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया जो कि हमारे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को बीच से काट देगा। उसकी जगह हम एक डीएनए में से अपना डिजायर्ड डीएनए ऑब्टेन करेंगे और उसकी जगह लगा देंगे। किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से। लेकिन ये सब चीजें बहुत छोटी होती है, हमें दिखाई नहीं देता। तो मतलब ऐसा चल रहा होता है, अंदाजे से हम लोग थोड़ा सा कर रहे होते हैं इसमें काम। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में काम किया ही ना हो, एक ये पॉसिबिलिटी होगी। तो जो डीएनए जैसा था वो वैसा ही रहेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम किया हो, लाइगेज ने काम किया हो, लेकिन तब तक डिजायर्ड डीएनए उसके पास ना आया हो। तो क्या होगा, जो हमारा पहला वाला जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन टूट के बाहर हुआ था, सॉरी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो हमारा टूट के बाहर हुआ था, वो वापस जुड़ जाएगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे हम लोग लगा रहे हैं अपना डिजायर्ड जीन, जो वापस टूटा था, लाइगेस आया वापस जुड़ गया, यहाँ पे डिजायर्ड डीएनए आ ही नहीं पाया। कुछ में ऐसा हुआ होगा, ये टूट के ये साइड हट गया और डिजायर्ड डीएनए तब तक यहाँ पे आ गया और तभी लाइगेज भी आ गया और उसमें जुड़ गया। तो हमारे पास कुल मिला के दो तरीके के डीएनए होंगे। एक तो होगा नॉर्मल डीएनए, इसमें भी दो तरीके के होंगे। या तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उसके ऊपर काम ही ना किया हो, या काम कर लिया हो लेकिन लाइगेज ने उसके काम को खराब कर दिया। काम खराब क्यों कर दिया, क्योंकि डिजायर्ड डीएनए लग ही नहीं पाया, वो आपस में खुद ही जुड़ गया। और दूसरे तरीके का जो हमारे पास डीएनए वो होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए जुड़ चुका है। तो अब हमारे पास डीएनए आ गया। अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसको डालें ई कोलाई के अंदर। तो अब हाथ से तो डाल नहीं सकते, दोनों को साथ में प्लेस करेंगे। आगे चल के हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कि कैसे हम जो हमारा डीएनए है उसको अंदर डाल सकें ई कोलाई के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर।
अब हमारे पास यहाँ पे डीएनए आ चुका है जो हमने खुद तैयार किया है। इसमें कुछ ऐसे डीएनए भी हैं जो वापस से वैसे ही बन चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है। जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है वो कौन सा वाला है, वो हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जिसमें नहीं है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब होस्ट ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं इकोलाई पे स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम इसको इकोलाई के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना इजी नहीं होता, सब कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रहा होता है। तो अब हमारे पास इसमें 3 तरीके के इकोलाई होंगे। एक इकोलाई ऐसा होगा जो जैसा पहले था बाद में भी वैसा ही है, जिसके अंदर आया ही नहीं हमारा बनाया हुआ डीएनए। दूसरा इकोलाई कैसा होगा, दूसरा इकोलाई ऐसा होगा जिसके अंदर डीएनए आया तो है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन नहीं है, जो वापस खुद जुड़ गया था, खुद ही से जुड़ गया था, जो वो वाला। तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जो तीसरा डीएनए होगा, तीसरा इकोलाई होगा, वो कैसा होगा, ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर बाहर से डीएनए आया भी है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इतनी बात हो गई क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इकोलाई हमारे पास आ गए जिसमें हमारे पास 3 तरीके के इकोलाई हैं। अब हम इनको ग्रो कराएंगे, हम इनको एम्पिसिलिन वाले मीडियम में रख देंगे। तो क्या होगा, जो नॉर्मल इकोलाई है जिसके अंदर कोई डीएनए आया ही नहीं है, क्या उसके पास रेजिस्टेंस होगा एम्पिसिलिन के प्रति कि वो खुद को एम्पिसिलिन से बचा पाए? नहीं होगा। तो सबसे पहले जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो तो कंपटीशन से पहले ही हो गए बाहर। अब हमारे पास जो प्लेट में है, अब हम ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं सारे। अब हमें इनमें से ढूंढना है कि इनमें से वो वाला कौन से ट्रांसफॉर्मेंट है जो रिकॉम्बिनेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें डायरेक्टली टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे नहीं उगा सकते, डायरेक्टली हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे नहीं उगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो प्लाज्मिड में है, वो जिस इकोलाई में है, अगर उसको हमने टेट्रासाइक्लिन में उगा दिया तो वो मर जाएगा रिकॉम्बिनेंट वाला। तो हम क्या करेंगे, इसमें रेप्लिका प्लेट मेथड का यूज करेंगे। ये एक प्लेट है, हम लेंगे एक नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन, दोनों को थोड़ी देर के लिए आपस में जोड़ के अलग कर देंगे। तो जो इस पे थे वही इस पे भी आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे इसे उगाएंगे, इस वाली को, इस प्लेट को क्या कहेंगे, मास्टर प्लेट। इसको अलग रख लेंगे, ये हमारे पास रेफरेंस के लिए अलग रख ली जाएगी। अब ये हो गई जिस पे हमें आगे का काम करना है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन को डाल देंगे। जो कॉलोनीज मर जाएंगी, जो कॉलोनीज मर जाएंगी, इसका मतलब वहां पे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस इकोलाई के अंदर था। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे जो हमारी मास्टर प्लेट थी, ये वाली। जो कॉलोनीज इसमें से गायब होंगी वो मास्टर प्लेट पे तो प्रेजेंट होंगी, उसमें से हम उठा लेंगे अपने रिकॉम्बिनेंट वाले। तो ये होता है पूरा प्रोसेस इसके लिए। अच्छा, इसमें अब देखिए, अब एनसीईआरटी में आगे क्या लिखा है ये चीज पढ़ते हैं। सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू inactivation of antibiotics is a cumbersome process because it requires simultaneously plating on 2 plates having different antibiotics. Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on their basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. देखिए, तो इन्होंने कहा कि ये वाला जो मेथड है इसको भी यूज करते थे, लेकिन पहले यूज करते थे। पुराना मेथड है, कम्बरसम, मुश्किल है भाई। कभी एम्पिसिलिन डाल रहे हैं, कभी टेट्रासाइक्लिन डाल रहे हैं, प्लेटों को प्लेटों से चिपका रहे हैं, तो इसमें बड़ी झंझट का काम है यार। अपने को चाहिए सिंपल काम, अच्छा काम, आसान काम, बढ़िया काम। तो हम लोगों ने नया मेथड क्या निकाला, एक होता है PUC 1819, ये अगली स्लाइड में आ जाएगा। PUC 1819, इसमें होता है एक लैक जेड जीन या एक्स गैल जीन से हम कहते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। अच्छा, आपको पता है किसी नाम के आगे एस लगता है तो वो एंजाइम बन जाता है, पैक्टेस। ये आपने पढ़ा होगा, अमाइलेस। नहीं पढ़ा होगा तो हमने बता दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्स गेल जो प्रोडक्ट बनाता है, ये वाला जीन जो प्रोडक्ट बना देता है, और ये एक्स गेल वाला जीन है ये बनाएगा प्रोडक्ट, और जो बीटा गैलेक्टो एक्स गेल जो जीन है ये बनाएगा प्रोडक्ट। अब जैसे PBR 322 था वैसे ही है PUC 1819।
इसमें दो बैंड्स होते हैं, दो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, एक एम्पिसिलिन और एक ये लैक्जेड जीन और एक्सगेल जीन। अब देखिए लैक्जेड जीन या एक्सगेल जीन का काम क्या होता है, ये बनाता है प्रोटीन। अब वो एक्चुअली होता क्या है, एक एंजाइम, बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ये चीज आपने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, एक आधा एक्सेप्शन होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो जब ये वाला एंजाइम एक्सगेल के कांटेक्ट में आएगा तो व्हाइट कलर जो इनिशियली तो कलरलेस होगा, जिसे हमने व्हाइट कलर क्या दिया, वो कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना बात आ गई हमें समझने। तो ये हमारे पास आ गया प्लाज्मिड। अब इसमें भी हमारे पास फिर से तीन ऑप्शन आ जाएंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे हटा देंगे, एम्पिसिलिन वाले में रख देंगे, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन है। जिसके अंदर गया ही, जिस इकोलाई के अंदर ये गया ही नहीं होगा, उसके पास तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगा नहीं, तो वो मर जाएगा। चलो इतनी बात आ गई समझ में। अब हमारे पास दो ऑप्शन रह जाएंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स में से। अब हमें सेलेक्ट करना है कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो जिसमें कलर आएगा वो रिकॉम्बिनेंट होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसमें कलर आएगा वो होगा नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ उसके डीएनए में, वापस से वही, मतलब वो कलर चेंज कर दे रहा है। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट वाला हो रहा है, क्या वो कलर चेंज कर पाएगा, वो कलर चेंज अपना नहीं करेगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसके में कैसी कॉलोनी आएगी, ब्लू कॉलोनी, और जो रिकॉम्बिनेंट है उसके में कैसी कॉलोनी आएगी, व्हाइट कॉलोनी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा है देख लेते हैं। टू प्रोड्यूस Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substance. Chromogenic substance क्या है, वही एक्सगेल जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। In this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme beta galactosidase. Coding sequence of enzyme मतलब coding sequence of enzyme मतलब जो जीन एंजाइम को कोड कर रहा है, जिसको हमने एक्सगेल जीन कहा था अभी, ठीक। दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम व्हिच इज रिफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर्ड कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। इफ द प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव एन इंसर्ट, किस चीज का, हमारे डिजायर्ड डीएनए का, तो कैसी कॉलोनी देगा, कलर चेंज करेगा कि नहीं करेगा, तो कलर चेंज करेगा, ब्लू कलर की कॉलोनीज देगा। और अगर उसमें डिजायर्ड डीएनए लग गया तो जैसी कॉलोनी थी वो वैसी ही रहेगी, कलरलेस, जिसको हमने व्हाइट कहा है। अब आगे पढ़ते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कल मैंने आपको बताया था जब उसकी वो वाली प्रॉपर्टी खो जाएगी। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम को बना रहा है ये जीन, हमने इसको हटा दिया, इसकी जगह दूसरा लगा दिया, तो इस जीन की प्रॉपर्टी जो थी वो लॉस्ट हो गई। इस जीन की क्या प्रॉपर्टी थी कि वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का कलर चेंज कर देता। इस जीन का जो प्रोडक्ट था वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का कलर चेंज कर देता था। अब वो नहीं कर पाएगा, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्ट करने से इसका ये वाला जो फंक्शन था ये इनएक्टिवेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये वेक्टर से कुछ एग्जाम्पल या नाम बताए गए हैं कि किस कौन से सेल के लिए कौन सा वेक्टर अच्छा रहेगा, कौन सा प्लाज्मिड अच्छा रहेगा, या कौन सा डीएनए, सर्कुलर डीएनए जो है वो अच्छा रहेगा। यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी हैव लर्न the lesson from transferring genes into plants and animals from bacteria and virus which have known this for ages, how to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or virus wants to do. अब आपको सुन के ये बात झटका, एनसीईआरटी ऐसे ही समझा रही है आपको सुन के ये बात आश्चर्य होगा कि ये वाला जो आइडिया मिला कि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करें और वो वैसा काम करे, वो बनाए जो हमें चाहिए, ये आइडिया हमें कहां से आया, वायरस और बैक्टीरिया से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, ट्यूमिफेशियंस पूरा बैक्टीरिया का ये एक नाम है। ये एक पैथोजन है, ये डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। कैसे इन्फेक्ट करता है, अपना जो डीएनए का पीस है वो उसके अंदर डाल देता है। अपना डीएनए का जो पीस है ये एक तरीके से आप मान लीजिए डिजायर्ड जीन। ये जो बायोटेक्नोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में इतना सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, ये आइडिया बैक्टीरिया को पहले ही आ चुका था। बैक्टीरिया पहले ही इसे अप्लाई कर रहा था और इनफैक्ट हम जो है उसको देखकर सीखे हैं। तो
तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का एग्जांपल दिया था, ये पौधों पे रहता है। डाइकॉट प्लांट में क्या करता है, अपना डीएनए का एक छोटा सा पीस पौधे के अंदर डाल देता है धीरे से। तो उसके बाद क्या होता है, पौधा प्रोटीन बनाना लग जाता है, उस जीन ने जो प्रोटीन कोड किया होगा वो बनने लग जाएगा, जिसकी वजह से पौधे में ट्यूमर आने लग जाते हैं। तो उसी के बारे में बताया। A pathogen of several dicot plants is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into tumor and direct these tumor cell to produce the chemical required by the pathogen। तो जीन अपना प्रोडक्ट बनाएगा कुल मिला के। अब उसने अपना जीन पौधे के अंदर डाल दिया, पौधा उस प्रोडक्ट को बनाएगा, प्रोडक्ट जो है वो सेल में ट्यूमर कर देगा, और ट्यूमर के अंदर क्या होगा, वही प्रोडक्ट होगा जो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि वो पौधे को तहस नहस करना चाहता है, अपना खाना खाना चाहता है, उससे अपने केमिकल सिक्रीट करवाना चाहता है। तो वो पौधे का एक तरीके से यूज कर रहा है कि पौधा वो वाले केमिकल सिक्रीट करे जो वो बनवाना चाहता है पौधे से। सिमिलरली अब जैसे पौधों में टीडीएनए, तो इंसानों ने क्या कहा, हम लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। इंसानों ने सोचा इसका फायदा उठा लिया जाए, तो उन्होंने क्या किया, जो वो अपना केमिकल बनवाने के लिए पौधों के अंदर डालता था, इंसान उसके अंदर अपना डिजायर्ड जीन डाल देते हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो तो वही करेगा, उसे तो यही लग रहा है कि ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन उसने भेजा है जिससे उसके प्रोडक्ट निकलेंगे, लेकिन इंसानों ने उसको हटा के उसकी जगह अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया। तो अब वो तो उसे तो लग रहा है कि वो ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला जीन डाल रहा है, उसके प्रोडक्ट सिक्रीट होंगे, लेकिन हो क्या रहा है कि वो हमारा वाला पौधे के अंदर डालेगा। तो अब जो पूरा पौधा है वो क्या कर रहा है, हमारे लिए प्रोडक्ट बना रहा है। तो प्लांट सेल के लिए कौन सा वेक्टर सही रहेगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के लिए। वैसे ही एनिमल्स मतलब सारे इंसान एक जानवर है, तो सारे एनिमल्स के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं, रेट्रोवायरस। ये नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदल देता है। तो हमने इस एबिलिटी का हम लोग यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं, क्या हम लोग उसके इन्फेक्ट करने की पावर को यूज कर रहे हैं ना, हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हार्मलेस कर देते हैं और उसके अंदर अपना फायदे का प्रोडक्ट डाल देते हैं कि अब भाई जो चीज पहले हमारे लिए नुकसानदायक थी, अब वो हमें नुकसान भी नहीं करेगी और उल्टा फायदा करेगी इसका। A better understanding of this art of delivering gene by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transform the tools of pathogen into useful vectors for delivering genes of interest into humans। अब जो रेट्रोवायरस है, HIV करते था, इसकी क्या प्रॉपर्टी दे रखी है, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में बदल देता है। तो हमने क्या किया कि ये इंसान को दे रहा है नुकसान, तो सबसे पहले हमने इसकी वो वाला जीन हटा दिया जिसकी वजह से कैंसर प्रोड्यूस करेगा, उसकी जगह अपना जीन लगा दिया। अब ये अपना नॉर्मल काम तो करेगा, इंसानों को इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्शन से इंसानों को दिक्कत नहीं होती थी, दिक्कत किससे होती थी, जो कैंसर इसके बाद जो ये करता था। तो उसकी जगह कैंसर बनाने के लिए इसको अपना प्रोडक्ट बनाना होगा, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसको जीन चाहिए होगा, जिस जीन को इंसान ने बदल के यूजफुल जीन में डाल दिया। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे उल्टा यूज में आ रहा है। तो आगे क्या लिखा है, द ट्यूमर इंड्यूसिंग TI plasmid of agrobacterium tumefaciens has now been modified into cloning vector which is no more pathogenic to plant but still able to use the mechanism to deliver genes of our interest into variety of plants। तो हमने उसकी जो वो अपना डीएनए को फेंक के पौधे के अंदर डाल देता था, उसकी उस प्रॉपर्टी को यूज करके अपने बेनिफिट के लिए यूज किया है। सिमिलरली रेट्रोवायरसेस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड एंड नाउ यूज्ड टू डिलीवर desirable genes into animal cell। retroviruses has been disarmed। disarmed मतलब बॉम्ब को डिसआर्म कर दिया, ऐसा आपने सुना होगा, वेपन को डिसआर्म कर दिया, मतलब कि उसको हार्मलेस कर दिया। पहले जो वो हार्म पहुंचाता था अब वो हार्म नहीं पहुंचाएगा, अब उल्टा वो हमारे लिए फायदा करेगा। अगर अब हम चाहते हैं कि किसी इंसान के अंदर ये जीन जाए किसी डिजीज को ठीक करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान के अंदर एक डिजीज है जो कि है एक प्रोटीन की कमी की वजह से, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोटीन को जो जीन बना रहा है उसको रेट्रोवायरस के थ्रू इंसान के अंदर भेज देंगे तो सही हो जाएगा इंसान। तो ये है इसका यूज, ये है इसकी मतलब इंसानों के लिए यूजफुलनेस। सो वंस अ जीन और अ डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इनटू अ स्विचेबल वेक्टर, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू अ बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल होस्ट वेयर इज मल्टीप्लाई। तो कुल मिला के इतनी सी कही गई है कि जैसे ही हम एलियन पीस ऑफ डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को होस्ट के अंदर ढंग से डाल देंगे तो वो
हमारा प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा, हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी के सबसे फर्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में हमने पढ़ा था, या तो हम ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे या उसके एंजाइम्स को यूज करेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए जो इंसान के लिए हो यूजफुल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स। व्हाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करा देगा। ये ऐसी बात एनसीईआरटी ने कह दी है। हाइड्रोफिलिक, फोबिक मतलब जिससे डर लगता है, हाइड्रोफोबिक जो पानी से ना घुल सके, हाइड्रोफिलिक जो पानी से घुल जाए। सो इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं हो सकता डीएनए। क्यों पास नहीं हो सकता? सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक, मतलब सेल मेम्ब्रेन पानी में सॉल्यूबल नहीं है, पानी में इनसॉल्यूबल है, और डीएनए जो है वो पानी में सॉल्यूबल है, मतलब समझ रहे हो? तो सेल मेम्ब्रेन थोड़ी चिकनी टाइप की हुई, जिससे डीएनए जो है पानी जैसा वो पास नहीं हो पाएगा। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। तो हमें पहले जो डीएनए है उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो बाहर से जो हम अपना डीएनए भेजना चाह रहे हैं अंदर वो ले सके। बैक्टीरियल सेल को हमें उसकी मेम्ब्रेन को ऐसा कुछ करना होगा उसके साथ कि बाहर से जो हम डीएनए भेज रहे हैं वो सीधे अंदर चला जाए। This is done by treating with a specific concentration of divalent cations such as calcium, which increases the efficiency with which the DNA enters into the bacterium through pores in its cell wall। ये जो कैल्शियम है ना, कुल मिला के क्या कर देता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? जो सेल के बाहर प्रेजेंट होती है, जो सेल की कवरिंग होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के पोर्स को ही थोड़ा थोड़ा खोल देती है कैल्शियम। अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा कैल्शियम डालेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के पोर्स थोड़े थोड़े खुल जाएंगे, तो डीएनए आसानी से अंदर चले जाएगा। Recombinant DNA can then be forced into such cell by incubating the cells with recombinant DNA on ice, following by placing them briefly at 42 degrees Celsius hot heat shock and then putting them back on ice. This enables the bacteria। अब इन्होंने क्या किया, कैल्शियम डाला, पोर्स थोड़े से खुल गए, उसके साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए रखा हुआ है, कभी आइस पे रख रहे हैं, कभी भट्टी में रख रहे हैं, कभी आइस पे रख रहे हैं, कभी भट्टी में रख रहे हैं। भट्टी का टेम्परेचर कितना होता है? 42 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? हीट शॉक। दिस इज नॉट ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल, इट इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। एक होता है माइक्रो इंजेक्शन, उससे क्या होता है कि इंजेक्शन की तरह होता है, सीधे न्यूक्लियस में डाल देंगे हम अपना सामान। इन अनदर मेथड सुइटेबल फॉर प्लांट्स। अच्छा, ये चीज इसमें देख लीजिए, ये वाला जो बता माइक्रो इंजेक्शन, क्वेश्चन क्या बनेगा? एनसीईआरटी की ये छोटी सी लाइन है, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? माइक्रो इंजेक्शन किस में यूज किया जाता है? प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में। अगर आपने ये ढंग से पढ़ा होगा तो इसमें एनिमल से लिखा था। अच्छा, अगला मेथड वो किसके लिए? वो प्लांट के लिए। प्लांट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्स को जो है, सेल्स के ऊपर बम गिराए जाते हैं। किसके? माइक्रो पार्टिकल्स, या तो गोल्ड के होंगे या टंगस्टन के होंगे, बहुत छोटे छोटे से कण होंगे, उसको गिराएंगे हम सेल के ऊपर। अब वो जो माइक्रो पार्टिकल्स होंगे गोल्ड और टंगस्टन के, उनके ऊपर हमने डीएनए चुपेट रखा होगा। जैसे रसगुल्ले के ऊपर चाशनी होती है, वैसे उनके ऊपर हमने डीएनए चुपेट रखा और उनको धक धक ऐसे जैसे कंचे को मारते हैं वैसे उनके ऊपर, सेल के ऊपर मारे जा रहे हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? बायोलिस्टिक और जीन गन। गोली की तरह काम करेगा, बायोलिस्टिक और जीन गन इस मेथड का नाम है। एंड द लास्ट मेथड यूजिंग डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स व्हिच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। अब देखिए, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर ये एक मेथड है, इसके बारे में अभी मैंने पहले बताया था डिसआर्म करना आपको क्या होता है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हुए सोचिए आप, अभी हमने बताया था एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेशियंस, रेट्रोवायरस, ये सब इसी के एग्जांपल हो गए डिसआर्म्ड पैथोजन के, कि पैथोजन को हमने डिसआर्म कर दिया, उसको हार्मलेस बना दिया और अब हम उससे अपना उल्टा अपना काम और करा रहे हैं। पहले कहाँ वो अपना हमारा नुकसान करता था, अब हमने उसे इतना लाचार बना दिया कि वो हमें नुकसान करना तो दूर, अब हमारा फायदा की सोच रहा है। Now that we have learned about the tools for constructing recombinant DNA, let us discuss the process facilitating recombinant DNA technology। अब इसमें हमें सारी चीज समझ में आ चुकी है, अब इसमें बताया कि इसको लैब में कैसे किया जाता है और पूरा प्रोसेस एक बार डिटेल में। और अब बहुत थोड़ा सा 2-3 पन्नों का चैप्टर रह गया, तो मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट चैप्टर में हो जाना चाहिए खत्म। और उसके बाद हम लोग एक और क्लास रखेंगे जिसमें एक शॉर्ट रिवीजन पूरे चैप्टर का हम लोग कर पाए, कंसाइज रिवीजन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और सब लोग अपना ख्याल रखें, कोरोना वायरस फिर से वापस आ रहा है, मास्क पहनकर ही जाएं।